Good morning, students. In this video of chapter solution, we are going to study about the measurement of lowering of vapor pressures. वेपर प्रेशर के अवनमन के मेज़रमेंट की मेनली टू मेथड्स हैं. फर्स्ट इज़ स्टैटिक मेथड एंड सेकंड इज़ डायनेमिक मेथड. फर्स्टली हम बात करते हैं स्टैटिक मेथड की. स्टैटिक मीन्स क्या होता है? स्थिर. स्टैटिक मेथड में हम क्या करेंगे, किसी भी लिक्विड को किसी भी प्रकार से बिना डिस्टर्ब किए, बिना हिलाए, स्थिर अवस्था में रखते हुए उसका वाष्प दाब अवनमन का मेज़रमेंट किया जाता है. जबकि गतिक विधि या डायनेमिक मेथड में क्या करते हैं, लिक्विड में या तो वायु की धारा प्रवाहित की जाती है या फिर उस लिक्विड को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है और उसके ऊपर कुछ एक्टिविटी लगा करके उसको डायनेमिक प्रोसेस में लाया जाता है. इस प्रकार से यह होता है. स्टैटिक मेथड का पहला अपन एक्सपेरिमेंट पढ़ लेते हैं. मैनोमीटरी विधि या मैनोमेट्रिक मेथड, यह स्टैटिक मेथड है. इस मेथड में अपन क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार का स्पेशल टाइप ऑफ मैनोमीटर यूज़ किया जाता है, जिसका देखिए डायग्राम अपने को यहाँ पे दिया गया है, दिखाया गया है. आप डायग्राम में देख सकते हो कि डायग्राम एक ट्यूब जैसा होता है और इसके एंड्स पे दो बल्ब बने हुए होते हैं. इनको बल्ब ए और बल्ब बी नाम दिया गया है. S1 और S2 दो वॉल्व होते हैं या टोंटियाँ होती हैं, जिनको मतलब ऑन किया जा सकता है या बंद किया जा सकता है. और बल्ब ए में हम प्योर सॉल्वेंट को फिल करते हैं और बल्ब बी में उसी सॉल्वेंट में बना हुआ एक सॉल्यूशन फिल किया जाता है. और बीच में इन दोनों बल्बों को एक मैनोमीटर की हेल्प से जोड़ दिया जाता है. मैनोमीटर में पारा नहीं भरते हैं. पारे की जगह मैनोमीटर में पारे के स्थान पर कोई कम घनत्व वाला अवाष्पशील द्रव भरा जाता है, जैसे कि एन ब्यूटाइल थेलेट या बीटा ब्रोमो नेफ्थलीन या एपिजा तेल, इस तरीके का कोई लिक्विड भरा जाता है. इस एपरेटस को हम क्या करते हैं, एक थर्मोस्टेट में रख देते हैं और इसके अंदर निर्वात या वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है, जिससे वायु तथा अन्य जो भी गैसेस वहाँ पे होती हैं वो केवल विलायक की वो समाप्त हो जाती हैं और केवल विलायक की वाष्प ही वहाँ पे बचती है और उन टोंटियों को बंद कर दिया जाता है. अब इन ट्यूब्स में केवल विलायक की वाष्प बच गई तो अब धीरे धीरे वहाँ पे क्या होगा, एक साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी. साम्यावस्था के समय क्या होगा, दोनों नलियों में द्रव के तलों का अंतर हम पढ़ लेंगे और उसे हम P-PS अर्थात क्या कहेंगे, वाष्प दाब का अवनमन कहेंगे. देखिए यहाँ पे अपन मेज़र कर सकते हैं. यहाँ पे इन दोनों ट्यूब्स के अंदर जो लेवल में डिफरेंस है उसको पढ़ लेते हैं और ये वाष्प दाब का अवनमन कहलाएगा. यह मेथड कंसंट्रेट सॉल्यूशंस के लिए तथा हायर टेम्परेचर्स के लिए, जिन पर वाष्प दाब अधिक होते हैं, ये मेथड यूज़ किया जा सकता है. लेकिन जब इनसे विपरीत परिस्थितियां हो, जैसे कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस हों, लो टेम्परेचर हों, तो ये स्टैटिक मेथड से वाष्प दाब अवनमन ज्ञात करना पॉसिबल नहीं होता है, तो उनके लिए अपन डायनेमिक मेथड यूज़ करते हैं. फर्स्ट है ओस्टवाल्ड तथा वोकर्स डायनेमिक मेथड. इस मेथड में जो एपरेटस यूज़ किया जाता है, देखिए इसको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, ओस्टवाल्ड एंड वोकर का वाष्प दाब अवनमन की विधि. इसमें क्या होता है, यहाँ पे दो बल्ब ए होते हैं और दो बल्ब बी होते हैं. दोनों बल्ब ए के अंदर हम सॉल्यूशन को भरते हैं और दोनों बल्ब बी के अंदर हमने प्योर सॉल्वेंट को भरा हुआ होता है. और इन सभी बल्बों को एक U-ट्यूब के द्वारा ऐसे जोड़ दिया जाता है. लास्ट वाले बल्ब को, जो ये बी बल्ब है, इस बल्ब को एक थर्मोस्टेट से जोड़ दिया जाता है और बल्ब ए के फर्स्ट बल्ब में से प्योर ड्राई एयर को पास होने दिया जाता है. इस प्रकार से ये हमारा एपरेटस हो गया.
थर्मोस्टेट को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है, जो कि निर्जल अवस्था में होता है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। और इन सभी ऑपरेटर्स को एक थर्मोस्टेट में रख दिया जाता है। यूट्यूब के एक सिरे पर हम क्या करते हैं, एस्पायरेटर भी जोड़ देते हैं। अब होता क्या है, ये जो ड्राई एयर होती है वो पहले विलियन के बल्बों के समुच्चय ए में से गुजरती है, इनमें विलियन भरा हुआ होता है, यहाँ से प्रवाहित होती है। अब यह विलियन के वाष्पों से संतृप्त हो जाती है। फिर क्या होता है, क्योंकि विलियन के वाष्पों को ये क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। विलियन के अवशोषित वाष्पों की मात्रा उस ताप पर विलियन के वाष्प दाब के समानुपाती होती है, अतः विलियन के भार में कुछ मात्रा में कमी आ जाती है, वो पीएस के समानुपाती होती है। विलियन जो है वो विलियन वाष्पों से संतृप्त वायु को अवशुद्ध विलायकों से भरे बल्बों के समुच्चय बी से प्रवाहित करते हैं। यहाँ पर यह वायु विलायक की वाष्पों को अवशोषित करती है। विलायक की वाष्प अवशोषित वाष्प की मात्रा वास्तव में प्योर सोलवेंट के वेपर प्रेशर P और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर PS के अंतर के बराबर होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सोलवेंट के भार में जो कमी होती है वो P माइनस PS के समानुपाती होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि समुच्चय ए के बल्बों के भार में कमी होगी वो PS के प्रोपोर्शनल होगी, बल्बों के समुच्चय बी के भार में जो कमी होगी वो P माइनस PS के समानुपाती होगी, और इन दोनों के भार में जो कमी होगी वह PS प्लस P माइनस PS होगी, और वह टोटल वेपर प्रेशर के P के समानुपाती होगी। तो हम बता सकते हैं कि बल्बों के समुच्चय ए के भार में कमी कितनी हुई, P माइनस PS, ए व बी के भार में कितनी कमी हुई, P के बराबर हुई, तो P माइनस PS अपॉन P। यदि हमने विलायक जल लिया हो तो बी समुच्चय में से निकलने वाली वायु को कैल्शियम क्लोराइड से भरी यू नलियों में से प्रवाहित किया गया। संगलित कैल्शियम क्लोराइड जलवाष्प को अब्जॉर्ब कर लेता है और इस प्रकार इनके भार में होने वाली वृद्धि ए व बी के भारों में होने वाली कुल कमी के बराबर होगी। इस स्थिति में क्या हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड युक्त नलियों के भार में वृद्धि P के बराबर होगी। और वास्तव में हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, बी बल्बों के भार में कमी होगी P माइनस PS, और जो कि कैल्शियम क्लोराइड युक्त नलियों के भार में कमी P। आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन पर वास्तव में टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, अतः हम इस एक्सपेरिमेंट को किसी भी टेम्परेचर पर संपन्न करवा सकते हैं। इस प्रकार वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का मान समुच्चय ए और समुच्चय बी के बल्बों के भार में कमी को मापकर या फिर समुच्चय बी के भार में कमी को और कैल्शियम क्लोराइड नलियों के भार में वृद्धि को मापकर हम कर सकते हैं। कार्बनिक पदार्थ जितने भी होते हैं वे सामान्यतः वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, इसलिए इनके मोलिकुलर वेट का डिटर्मिनेशन एल्कोहलिक सॉल्यूशंस में करना होता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, दो बल्बों को अलग अलग तोल लेते हैं और कैल्शियम क्लोराइड से भरी यू ट्यूब नहीं लगाते हैं। कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे इससे संबंधित दिए गए हैं, इनको आप घर पे सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक में उन्नयन, जिसे हम एब्यूलियोस्कोपी भी कहते हैं। देखिए, वास्तव में किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह कौन सा टेम्परेचर होता है। किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वास्तव में वह टेम्परेचर नहीं होता है जिस पर वह बॉयल होता है, ऐसा नहीं होता है। वास्तव में किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। और हमें पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है नॉर्मली, 1 एटमॉस्फेयर।
तो किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जब 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है तो वह टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। और वास्तव में जब यह टेम्परेचर आता है तो वह लिक्विड वास्तव में बॉयल भी होने लग जाता है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर के द्वारा उत्पन्न किया गया वेपर प्रेशर वायुमंडलीय प्रेशर के बराबर हो जाता है। इसीलिए वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम क्या करते हैं, किसी भी वाष्पशील विलेय को विलायक में घोल करके एक विलयन बना लेते हैं और उस विलयन का वेपर प्रेशर जब हम मेज़र करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर हम पहले बात कर चुके हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जिसमें कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिज़ोल्व हो, उसका वेपर प्रेशर सदैव ही उस प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। अब उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए पदार्थ को और अधिक या लिक्विड को और अधिक गर्म करना पड़ेगा, अधिक टेम्परेचर तक गर्म करना पड़ेगा। अतः बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाता है, एलिवेशन हो जाता है। विलयन को हमें उबालना है, उबालने के लिए उसके वाष्प दाब में और इतनी वृद्धि करनी पड़ेगी कि वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। इसके लिए हमें सॉल्यूशन को अधिक टेम्परेचर तक गर्म करना पड़ेगा। इसलिए हम ये कह देते हैं कि विलयन का जो क्वथनांक है वो शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। यहाँ पे ये देखिए वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। प्योर सोलवेंट का ग्राफ x है, एक सॉल्यूशन 1 जिसकी कंसंट्रेशन थोड़ी कम है उसका ग्राफ y है, और एक सॉल्वेंट z जिसकी कंसंट्रेशन और अधिक है उसका ग्राफ सॉल्यूशन 2 का वाला z वाला ग्राफ है। वास्तव में एटमॉस्फेरिक प्रेशर यह है P1 और P2 सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 के वेपर प्रेशर हैं। ये TB प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है और सॉल्यूशन 1 के लिए बॉइलिंग पॉइंट में कुछ वृद्धि हो जाएगी, T1 हो जाएगी, और सॉल्यूशन 2 के लिए भी वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ी वृद्धि हो जाएगी, T2 हो जाएगी। अब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, इस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट्स में क्या अंतर है। जैसे कि सॉल्यूशन 1 और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में कितना अंतर है, T1 माइनस TB, जिसे डेल्टा TB से रिप्रेजेंट किया गया है। तो क्वथनांक में उन्नयन कितना हो गया, वृद्धि कितनी हो गई, डेल्टा TB, जिसे हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। देखिए यदि हमारे पास है ना ये दिया हुआ है शुद्ध विलायक दिया हुआ है, तो शुद्ध विलायक का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो TB है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट T है। तो क्वथनांक में उन्नयन कितना हो गया, डेल्टा TB के बराबर हो गया है। क्वथनांक में उन्नयन का कारण क्या है, विलय की कितनी मात्रा घुली हुई है उतना ही अधिक उसके क्वथनांक में उन्नयन हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन हो जाता है। वाष्प दाब में जितनी कमी होगी बॉइलिंग पॉइंट में उतनी ही ज़्यादा वृद्धि होती जाएगी। अतः यह क्वथनांक का उन्नयन वास्तव में वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती होता है। यदि हम शुद्ध और अलग अलग सांद्रता के दो विलयनों के वाष्प दाब का आलेख खींचे तो यहाँ पे दिया गया है सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2। तो जिस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की जितनी अधिक मात्रा होगी, यानी मोर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में ज़्यादा कमी आएगी और फलतः उसके बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन अधिक होगा। ये डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया है, शुद्ध विलायक और अलग अलग सांद्रता के दो विलयन लिए गए हैं। इन दोनों के कर्व XA, YD और ZE दिए गए हैं। ये XA प्योर सॉल्वेंट का कर्व है, YD सॉल्यूशन 1 का जिसकी कंसंट्रेशन कम है, और ZE सॉल्यूशन 2 का कर्व है जिसकी कंसंट्रेशन थोड़ी अधिक है।
विलयन 2 की सांद्रता विलयन 1 से अधिक है। ये वक्र एटमॉस्फेरिक दाब प्रदर्शित करने वाली एक्स से ए, डी और ई पर मिलते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ए, डी तथा ई से टेम्परेचर एक्सिस की ओर जो लंब डाला जाता है वो टीबी, टी1 और टी2 होंगे। जो टीबी प्योर सॉल्वेंट के लिए, टी1 फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए, टी2 सेकंड सॉल्यूशन के लिए होगा। इससे हमें ये पता चल गया कि टी1 टीबी से अधिक है और टी2 टी1 टीबी दोनों से अधिक है। और टी1 टी2 टेम्परेचर पर उन द्रवों के वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गए हैं, अदरवाइज उनके वेपर प्रेशर P1 P2 हैं। अत्यंत तनु विलयनों के लिए वाष्प दाब और टेम्परेचर में जो वक्र खींचे जाते हैं, कर्व बनाए जाते हैं, वो बॉइलिंग पॉइंट के निकट लगभग सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं और वास्तव में ये उस समय एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम डायग्राम में 2 ट्राइंगल हमें दिख रहे हैं। ट्राइंगल ए बी डी और ए सी ई, ये दोनों बिल्कुल समरूप त्रिभुज होते हैं। और समरूप त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है? जिसके अंदर भुजाओं के अनुपात समान होते हैं। तो हम यहाँ से इन समरूप त्रिभुजों से ये कह सकते हैं ए ई अपॉन ए डी विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। ए ई की वैल्यू होगी T2 माइनस टी बी, ए डी की वैल्यू होगी T1 माइनस टी बी। ये अपन ग्राफ से देख सकते हैं। ए सी की वैल्यू आएगी P माइनस P2 और ए बी की वैल्यू आएगी P माइनस P1। T2 माइनस टी बी को हम लिख सकते हैं डेल्टा T2, T1 माइनस टी बी को हम लिख सकते हैं डेल्टा T1 और P माइनस P2 को हमने लिखा डेल्टा P2 और P माइनस P1 को हमने लिखा डेल्टा P1। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर हम डेल्टा P2 और डेल्टा P1 को हम क्या मान बोलते हैं? वाष्प दाब के मान में कमी। डेल्टा T2 और डेल्टा T1 है बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि। अतः हम यह कह सकते हैं कि डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। मीन्स जितना वाष्प दाब में अवनमन होगा उतना ही क्वथनांक में उन्नयन होगा। क्वथनांक उन्नयन और वाष्प दाब अवनमन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। इसलिए चूंकि वाष्प दाब अवनमन एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसलिए क्वथनांक उन्नयन भी क्या हो गई? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए राउल्ट्स लॉ को हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। P माइनस पी एस अपॉन P इक्वल्स टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। स्मॉल एन को अपन ने स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम लिखा है, कैपिटल एन को हमने कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम लिखा है। तो इसको डेल्टा P अपॉन P इक्वल्स टू डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू एम लिख सकते हैं। और डेल्टा P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P रीअरेंज हो गया ये डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू एम। चूँकि इक्वेशन हमें ये बता रही है ऊपर वाली की डेल्टा TB इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, देन डेल्टा P को हम डेल्टा TB से रिप्लेस कर देते हैं। इस प्रकार से हम टेम्परेचर एलिवेशन के द्वारा किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे K एक समानुपाती स्थिरांक होता है। ये जो इक्वेशन बनती है अपनी, ये प्योर सॉल्वेंट के लिए अणुभार कैपिटल M है, क्वथनांक पर वाष्प दाब P यहाँ पे स्थिर रहता है, इसलिए K की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। तो इन दोनों को मिला करके हम एक नया कांस्टेंट दे देते हैं कैपिटल K। ये कैपिटल K को अपन एलिवेशन कांस्टेंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहते हैं। ये वास्तव में सॉल्वेंट की नेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन विलय की नेचर पर डिपेंड नहीं करता, विलय की मात्रा पर डिपेंड करता है। यदि विलय के नंबर ऑफ मोल 1 लिए गए हों और W इक्वल्स टू 1 ग्राम हो तो डेल्टा TB विल बी इक्वल्स टू K। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी विलायक का उन्नयन स्थिरांक या फिर ये जो बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है वह वाष्पशील विलय के 1 ग्राम अणु यानी 1 मोल को 1 ग्राम विलायक में विलय करने पर विलायक के क्वथनांक में उत्पन्न उन्नयन के बराबर होता है। लेकिन प्रायोगिक कार्यों में इस 1 ग्राम और 1 मोल इन सबको यूज़ करना काफ़ी कठिन होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, 1 ग्राम मोल अणु के लिए विलय के लिए सामान्यतः विलायक का हम 1000 ग्राम ले लेते हैं, ताकि
हम ये जो विलेयता है या सांद्रता है उसको मोलेलिटी में व्यक्त कर सकें। और इस समय हमारी इक्वेशन W=1 नहीं होकर के W=1000 हो जाएगी। एन हमने एक मोल ही लिया है तो इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा TB कैपिटल K/1000। और इससे हम KB से रिप्रेजेंट कर देते हैं। KB क्या कहलाता है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहलाता है। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और क्वथनांक मितिक स्थिरांक क्वथनांक में उस उन्नयन के बराबर होते हैं जो विलेय के 1 मोल को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर होता है। KB को डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल में रिप्रेजेंट किया जाता है। इक्वेशन में K की वैल्यू पुट करने पर हमारे पास आ जाएगा डेल्टा TB=KB इंटू मोलेलिटी। इस प्रकार से हम टेम्परेचर में जो एलिवेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट में उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा तथा मोलल उन्नयन स्थिरांक में क्या संबंध होता है उसके बारे में। चूँकि इस पूरे चैप्टर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में दिया गया है, अतः हमारे को ये ध्यान रखना है कि 4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं और हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए जो डेरिवेशन दिया गया है वह डेरिवेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उनसे संबंधित क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू।